हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नॉलेज बेल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th के लिए जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन पास्ट ईयर्स में आए हुए हैं सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में क्लास 9th के लिए जनरल साइंस के सेक्शन में, जो कि होता है आपका सेक्शन सी। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे एक ऑनगोइंग सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम में पास्ट ईयर के आए हुए क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, पेपर्स सॉल्व करते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं। और इसी फॉर्म में हम सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए इंटायर सिलेबस बिफोर द डेट ऑफ एग्ज़ाम कंप्लीट करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल नॉलेज बेल, और इसके साथ ही बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि जब भी सैनिक स्कूल से रिगार्डिंग कोई भी वीडियो अपलोड हो, वेदर इट इज़ अ प्रिपरेशन वीडियो, स्ट्रैटेजी वीडियो, कोई लेटेस्ट अपडेट, तो वो आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप उसके लिए नोटिफाइड हो जाएं। इसके साथ ही इस सीरीज़ से जुड़ी हुई सारी वीडियोस की लिंक आप डिस्क्रिप्शन से एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। द फर्स्ट क्वेश्चन है, द मेटल प्रेजेंट इन क्लोरोफिल इज ए आयरन, बी कैल्शियम, सी ऑक्सीजन एंड डी मैग्नीशियम। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है उसमें कौन सा मेटल प्रेजेंट है। तो क्लोरोफिल के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। जितने भी लीव्स में, प्लांट की लीव्स में ग्रीन कलर होता है, ये होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। इसके बारे में आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा भी होगा और हायर क्लासेस में आप और डिटेल में पढ़ेंगे। तो ग्रीन कलर ऑफ लीफ इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। अपार्ट फ्रॉम दिस, क्लोरोफिल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस में। तो क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि क्लोरोफिल में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है। तो याद रखिए, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज़ द मेटल प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पिगमेंट में मैग्नीशियम मेटल प्रेजेंट होता है। इसके साथ ही क्लोरोफिल हमारे पास कई टाइप के होते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है इन रिगार्ड्स टू क्लोरोफिल। तो याद रखिए, देयर आर सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी। पर हायर प्लांट्स में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आप ट्रीज़ जिनमें देखते हैं जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वो क्लोरोफिल ए या बी होता है। सो ये भी याद रखिए, क्लोरोफिल प्रेजेंट इन हायर प्लांट इज क्लोरोफिल ए और बी। अगर पिगमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, मेटल प्रेजेंट इन पिगमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आप इसके साथ जॉट डाउन कर लीजिए। द मेटल प्रेजेंट इन द पिगमेंट, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आपको पता होगा ब्लड में प्रेजेंट होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, जो कि ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं थ्रू आउट द बॉडी। हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो जो मेटल हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है वो याद रखिएगा ए, आयरन। आयरन जो आपका ऑप्शन है वो मेटल हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है। सो इफ क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है द मेटल प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन इज, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी आयरन। और इफ द मेटल प्रेजेंट इन क्लोरोफिल इज, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी मैग्नीशियम। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैस प्रेजेंट इन एलपीजी इज। Name the gas present in LPG is A, hydrogen, B, oxygen, C, methane and D, butane। LPG दैट इज़ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो हम यूज़ करते हैं, उसमें कौन सी गैस प्रेजेंट होती है। तो LPG याद कर रखिए कि इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हों। तो 4 हाइड्रोकार्बन का जो मॉलिक्यूल होता है, जो गैस होती है, वो गैस LPG में मेनली प्रेजेंट होती है और इस गैस को हम ब्यूटेन कहते हैं। तो अगर ऑप्शन में आपको 4 कार्बन हाइड्रोकार्बन लिखा हो तो आप उसको टिक करिएगा। एंड इफ़ अगर आपको ब्यूटेन दिया है, जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, देन ब्यूटेन विल बी द आंसर। बट 4 कार्बन हाइड्रोकार्बन एज वेल एज ब्यूटेन दोनों ही सेम है। तो अगर इसको हम एलिमिनेशन मेथड से देखते हैं तो देखिए, हाइड्रोजन हमारा रॉन्ग आंसर है, ऑक्सीजन भी रॉन्ग है, मीथेन भी रॉन्ग है। डी, ब्यूटेन इज़ द करेक्ट आंसर। 4 कार्बन हाइड्रोकार्बन, butane is the correct answer. Moving to the next question, which gas is used to replace CFC? Option A, HCFC, option B, RCFC, option C, DHFC, option D, HHFC। तो CFC होते हैं हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को हम CFC कहते हैं। सो CFC के साथ के जगह इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि CFC के फेस में
CFC को रिप्लेस करने के लिए हम कौन सी गैस यूज़ करते हैं, कौन सी गैस को हम यूज़ कर रहे हैं इन प्लेस ऑफ CFC। सो वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल नीड क्या हुई कि हमें CFC को रिप्लेस करना पड़ रहा है। CFC इज़ वेरी वाइडली यूज, तो ऐसी क्या रीजंस हो गए कि CFC को हमें रिप्लेस करके दूसरी गैस यूज़ करनी पड़ रही है। तो ये जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ये डिस्ट्रॉय करते हैं जो अर्थ के अराउंड हमारे प्रोटेक्टिव लेयर होगा, आपने सुना होगा, विच प्रोटेक्ट आवर अर्थ फ्रॉम हार्मफुल UV रेडिएशंस दैट आर UVB रेडिएशंस। UVB रेडिएशन से हमको हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करते हैं। ये UVB रेडिएशन सन से रिलीज़ होती हैं। सो ओजोन लेयर अर्थ के सराउंडिंग में UVB रेडिएशन से अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। सो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं ये मॉलिक्यूल्स क्लोरोफ्लोरो गैस के ओजोन लेयर के पार्टिकल्स से रिएक्ट करके, ओजोन लेयर के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके ओजोन लेयर को डिग्रेडेट करते हैं, जिससे कि ओजोन लेयर हमारी डिस्ट्रॉय हो रही है। अर्थ की प्रोटेक्टिव लेयर विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑफ सन, वो डिस्ट्रॉय हो रही है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट नीड है कि हम रिप्लेस करें द यूज़ ऑफ क्लोरोफ्लोरो गैस। तो जो आंसर होगा इसमें करेक्ट आंसर आपका कि द गैस विच इज़ यूज टू रिप्लेस द क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इट इज़ HCFC। HCFC आपकी गैस है जो कि यूज़ हो रही है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC को रिप्लेस करने के लिए। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर एंड HCFC स्टैंड फॉर हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। HCFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हम यूज़ कर रहे हैं। इसके साथ ही HFC एक गैस है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, ये भी बहुत यूज़ हो रही है। सो दीज आर टू क्लासेस ऑफ गैस विच आर बीइंग यूज्ड टू रिप्लेस CFC। टू क्लासेस ऑफ गैस हैं विच आर यूज टू रिप्लेस क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फर्स्ट वन इज HCFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। तो ये याद रखिएगा आप। इस क्वेश्चन के लिए आंसर है HCFC सिंस यही प्रोवाइडेड है। बट इफ़ अगर आपको पेपर में HFC आंसर मिलता है इन प्लेस ऑफ HCFC या फिर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आंसर मिलता है तो वो आंसर भी करेक्ट है, क्योंकि ये दो गैसेस हम यूज़ कर रहे हैं। HCFC का फुल फॉर्म वन टाइम अगेन आप नोट डाउन कर लीजिए, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट ऑल ऑर्गेनल्स? A, they are found in all eukaryotic cells. B, they are found in all multicellular organisms only. C, they coordinate to produce new cell. D, they are small sized and mostly internal. तो सेल के जो ऑर्गेनल्स होते हैं उन सेल के ऑर्गेनल्स के रिगार्डिंग इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई। सो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, दे आर फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। तो ऑर्गेनल के रिगार्ड में ये स्टेटमेंट्स हैं और स्टेटमेंट में कहा गया है दैट ऑर्गेनल्स आर फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। तो ऑर्गेनल्स आपको पता होगा, ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इनसाइड अ सेल बट दे आर प्रेजेंट इनसाइड यूकैरियोटिक सेल्स ओनली। सेल्स आपने पढ़ा होगा 2 टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर द वन जिनमें न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता, ओके। एंड यूकैरियोटिक सेल्स हमारे वो होते हैं जिसमें न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। सो यूकैरियोटिक सेल्स में ही हमारे सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड एंटिटी प्रेजेंट नहीं होती। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, बट सिंस हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाउंड करना है तो हम नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं, दे आर फाउंड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ओनली। तो इसमें कहा है कि दैट ऑर्गेनल्स आर फाउंड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ओनली। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच आर मेड अप ऑफ मोर देन 1 सेल, ये सिर्फ उन्हीं में प्रेजेंट होते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है बिकॉज ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एज वेल, बट एक्सेप्शन इज दैट कि दे नीड टू बी यूकैरियोटिक। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल हैं हमारे पास अमीबा। अमीबा शो द प्रेजेंस ऑफ वेरियस ऑर्गेनल्स। अमीबा में ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, वैक्यूल्स आपने देखा है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम यूग्लिना देखते हैं, पैरामीशियम देखते हैं, इन सब में ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं, पर ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ऑप्शन भी हमारा करेक्ट आंसर है क्योंकि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। बट चलिए एक बार सी और डी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। दे कोऑर्डिनेट टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। दैट ऑर्गेनल्स टुगेदर कोऑर्डिनेट टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स, सारे ऑर्गेनल्स कोऑर्डिनेट करते हैं, उसके बाद सेल में सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है एंड अ न्यू सेल इज फॉर्म्ड। ऑप्शन डी कह रहा है कि दैट दे आर स्मॉल साइज्ड एंड मोस्टली इंटरनल।
तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है आपका, क्योंकि ऑर्गेनल्स आर वेरी माइन्यूट स्ट्रक्चर, बहुत माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्मॉल साइज़ के होते हैं, आप उनको नेकेड आइज से नहीं देख सकते। एंड दे आर मोस्टली इंटरनल, मतलब दे आर प्रेजेंट इनसाइड अ सेल। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। ऑप्शन बी सिर्फ आपका इनकरेक्ट है, ऑप्शन स्टेटमेंट बी सिर्फ आपका इनकरेक्ट है, एंड वही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ बी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैन यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ऑप्शन ए सिल्वर इंटू आयरन, सिल्वर ऑन टू आयरन, बी क्रोमियम ऑन टू आयरन, सी गोल्ड ऑन टू आयरन, और डी टिन ऑन टू आयरन। तो देखिए जो टिन कैन्स होते हैं, क्वेश्चन ने कहा है जिसमें पैक्ड फूड आता है, फूड स्टोर्ड होता है। आपने कई बार देखा होगा कि स्वीट्स के बॉक्सेस जैसे हैं जो गुलाब जामुन, मोस्टली वो कैंस में अवेलेबल होती हैं। तो वो जो कैंस होते हैं मेटालिक कैंस, उनके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है कि उनको किसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग से बनाया जाता है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग याद रखिए इज़ अ केमिकल मेथड, इज़ अ केमिकल प्रोसेस जिसमें हम एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयरिंग करते हैं, एंड दिस इज़ डन इंटायरली केमिकली। केमिकल रिएक्शंस होते हैं इसमें, तो इस मेथड को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। और इसके बाद जिस मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर लेयरिंग की जाती है उसको हम कहते हैं दैट द मेटल इज़, दिस मेटल इज़ इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑन दिस मेटल। फॉर एग्जाम्पल एक्स मेटल इज़ इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑन वाई मेटल। तो इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि टिन कैंस पे, फूड कैंस में किसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। तो याद रखिए करेक्ट आंसर है आपका डी, टिन ऑन टू आयरन। आयरन कैंस पे टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। रीजंस क्या हैं, क्योंकि टिन इज़ वेरी लेस रिएक्टिव देन आयरन। आयरन इज़ अ हाईली रिएक्टिव मेटल, ये हम सबको पता है। नॉर्मली भी अगर एयर में आयरन रखा हुआ है तो कुछ दिनों बाद उसमें कोरोजन होने लगता है, जंग लगने लगती है। सो दिस इंडिकेट्स दैट आयरन इज़ अ हाईली रिएक्टिव मेटल। और हम ऐसे मेटल में, ऐसे मेटल कंटेनर में अपना फूड नहीं रख सकते, बिकॉज फूड इससे स्पॉइल हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। सो फॉर दैट रीज़न हम इस पर टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, क्योंकि टिन इज़ अ वेरी लेस रिएक्टिव मेटल एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ आयरन। सो फूड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टिन डज नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद आयरन। सिंस आयरन के ऊपर टिन की प्लेटिंग है, तो हमारा जो फूड है वो आयरन के कॉन्टैक्ट में नहीं आता, और एंड इट डज नॉट गेट स्पॉइल्ड। तो ये मेजर रीज़न है वाई वी डू द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन ऑन टू द आयरन कैंस। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट टाइम आप जब भी कहीं पे कैंस देखें, फूड कैंस, सो रिमेंबर दैट दे आर नॉट मेड अप ऑफ टिन, दे आर मेड अप ऑफ आयरन, और उन पे टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। सो याद रखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्प्रेशन ऑफ एन इमेज डज नॉट वैनिश इमीडिएटली फ्रॉम द रेटिना। इट परसिस्ट फॉर ए 1/60th of a second, B 1/12th of a second, C 1/6th of a second, D 1/16th of a second। क्वेश्चन जो है हमारा आई से रिलेटेड है, फंक्शनिंग ऑफ आई से रिलेटेड है, एंड द फॉर्मेशन ऑफ इमेज से। सो वेन एवर योर आईज सी एन ऑब्जेक्ट, जब भी आपकी आईज एक ऑब्जेक्ट को देखती हैं तो उसका इम्प्रेशन रेटिना पे फॉर्म होता है। सो दैट इम्प्रेशन गेट्स फॉर्म इंस्टेंटेनियसली एट दैट इंस्टेंट ओनली। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि ये जो इमेज फॉर्म होती है, इम्प्रेशन फॉर्म होता है ऑफ द इमेज, वो इमीडिएटली वैनिश नहीं होता रेटिना से। तो ये कितने ड्यूरेशन तक परसिस्ट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर याद रखिए ऑप्शन डी है 1/16th of a second। फॉर द 1/16th of a second आपके रेटिना पे उस ऑब्जेक्ट की, उस इम्प्रेशन की इमेज परसिस्ट रहती है, इवन दो वो ऑब्जेक्ट आपके आइस के सामने नहीं होता। सो याद रखिए 1/60th of a second is correct answer। 1/16th of a second is duration for which impression of an image remains on the retina. Next question is, the sun appear to rise in the east and set in the west because A. Earth rotates from east to west on its axis. B. Earth rotates from west to east on its axis. C. The sun is at the center of universe. D. None of these। तो क्वेश्चन ने आपसे पूछा है दैट सनराइज आपको पता होगा फ्रॉम ईस्ट डायरेक्शन से होता है, एंड सनसेट हम कहते हैं वेस्ट डायरेक्शन में होता है। तो ऐसा क्यों? सो दिस हैपन्स बिकॉज, ये इस क्वेश्चन ने हमसे पूछा है। तो इसमें ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन कह रहा है दिस इज़ बिकॉज अर्थ रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ऑन इट्स एक्सिस। तो आपको पता है दैट अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, जिसके कारण हमको सनराइज एंड सनसेट देखने मिलता है। सो इसमें आपसे डायरेक्शन पूछा गया है क्वेश्चन में। तो ऑप्शन ए कह रहा है दैट सन रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट डायरेक्शन टू वेस्ट डायरेक्शन ऑन इट्स एक्सिस,
मीनवाइल ऑप्शन बी कह रहा है दैट अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट डायरेक्शन टू ईस्ट डायरेक्शन ऑन इट्स एक्सिस। ऑप्शन सी कह रहा है कि सन सेंटर ऑफ यूनिवर्स है, वाइल ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ दीज। तो याद रखिए इसका करेक्ट आंसर है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस और ऑर्बिट इज फ्रॉम डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट। तो सन अपीयर्स टू राइज इन ईस्ट एंड सेट इन वेस्ट बिकॉज जो अर्थ है वो रोटेट कर रहा है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स ओन एक्सिस। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज pressure is equal to A, area upon force on which it acts, B, force upon area on which it acts, C, volume upon force on which it acts, and D, force upon volume on which it acts। तो इसका करेक्ट आंसर याद रखिए है ऑप्शन बी, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला इटसेल्फ यही है, प्रेशर P इक्वल्स F अपॉन A, दैट मीन्स फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच इट एक्ट्स। तो ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आपको एज अ थ्योरी फॉर्म में पूछा है बट ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप फॉर्मूला बिल्कुल याद रखिए। एफ प्रेशर P इक्वल्स फोर्स अपॉन एरिया F अपॉन A, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच इट एक्ट्स, फोर्स डिवाइडेड बाय द एरिया ऑन विच इट एक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट वर्क्स एट अ फ्रीक्वेंसी A higher than 20,000 Hz, B higher than 10,000 Hz, C lower than 20,000 Hz and D lower than 10,000 Hz। तो पूछा है कि जो अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट्स होते हैं हमारे वो किस फ्रीक्वेंसी पे वर्क करते हैं। तो करेक्ट आंसर देखिए है ऑप्शन ए, दैट इज़ हायर देन 20,000 Hz। 20,000 Hz से हायर की जो फ्रीक्वेंसी होती हैं ऑन विद दीज आर द वंस जिस पे अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट्स वर्क करते हैं। अल्ट्रासाउंड हमारी वो साउंड वेव्स होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हायर होती है इन कंपैरिजन टू द फ्रीक्वेंसी जिसको हम ह्यूमंस की कैपेबिलिटी होती है डिटेक्ट करने की। सो ह्यूमंस जिस रेंज की फ्रीक्वेंसी को सुन पाते हैं, डिटेक्ट कर पाते हैं, उस रेंज की फ्रीक्वेंसी से बहुत हायर रेंज की फ्रीक्वेंसी होती है अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी। और अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट्स हायर देन 20,000 Hz की फ्रीक्वेंसी पे वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड इन वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, the bubble forms on the negative terminal is actually dash gas। So again this is a fill in the blank type question। इसमें पूछा गया है when the electrodes, again इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन है, जब हम इलेक्ट्रोड्स को वाटर में इमर्स करते हैं एंड इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो नेगेटिव टर्मिनल पे बबल्स अपीयर होते हैं। ये बबल्स किस गैस के होते हैं इन जनरल, ये क्वेश्चन ने पूछा है। ऑप्शंस आर ए हाइड्रोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन, डी नाइट्रोजन। करेक्ट आंसर याद रखिएगा इसका ए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस के बबल्स आपको अपीयर होते हैं नेगेटिव टर्मिनल पे। सो व्हेन आर इलेक्ट्रोड्स को हम इमर्स करते हैं वाटर में एंड इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, अगेन इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन, तो बबल्स आपको अपीयर होते हैं नेगेटिव टर्मिनल पे बोथ इलेक्ट्रोड्स के। एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है एंड एक इलेक्ट्रोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। तो जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है उस इलेक्ट्रोड पे आपको बबल्स अपीयर होते हैं। दीज बबल्स आर ड्यू टू द हाइड्रोजन गैस। The next question is all non-living things are known as A, biotic resources, B, exhaustible resources, C, abiotic resources and D, human resources। तो याद रखिए करेक्ट आंसर है आपका C, abiotic resources। all living things are known as abiotic resources। हर नॉन लिविंग थिंग को हम abiotic resource कहते हैं। बायोटिक रिसोर्सेज हमारे लिविंग थिंग्स होते हैं। एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हमारे वो होते हैं जो एग्जॉस्ट होने की कैपेसिटी रखते हैं। फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम, ये कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनका अगर हमने यूज़ लिमिट नहीं किया, केयरफुली यूज़ नहीं किया, सो समडे दे विल गेट एग्जॉस्टेड। ऐसे रिसोर्सेज को हम एग्जॉस्टेड कहते हैं जो बहुत लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज अगेन हमारे इसका करेक्ट आंसर नहीं है। सो नॉन लिविंग थिंग्स को हम एबायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। Malarial parasite is carried by, the next question is malarial parasite is carried by। तो क्वेश्चन है मलेरिया से रिगार्डिंग। मलेरिया अगर आपको पता होगा इज कॉज्ड बाय अ पैरासाइट जो कि होता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण मलेरिया कॉज होता है। सो ये जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है ये मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होता है एंड व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स यू तो ये आपके ब्लड में एंटर करता है causing the fever of malaria in the humans।
तो अब क्वेश्चन ने पूछा है कि ये जो मलेरियल पैरासाइट है ये किसके थ्रू कैरी होता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि ये मॉस्किटो के थ्रू कैरी होता है। अब टाइप्स ऑफ मॉस्किटो यहाँ पे दिए हुए हैं। A is Culex mosquito, B is female Anopheles mosquito, B is male Anopheles mosquito, C is female Anopheles mosquito and D is Aedes mosquito। तो याद रखिए करेक्ट ऑप्शन है इसका C, फीमेल Anopheles mosquito is the vector for the malarial parasite Plasmodium। Malarial parasite is carried by the female Anopheles mosquito। करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। बट सिंस मलेरिया से रिलेटेड क्वेश्चन है तो कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स जॉट डाउन कर लीजिए जो आपको क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है। मलेरिया इज़ अ पैरासिटिक डिजीज़। पैरासाइट होता है आपका प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम पैरासाइट से मलेरिया कॉज होता है। इसके अलावा वेक्टर इसका फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जो इसी क्वेश्चन में पूछा गया। बट इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया मलेरियल पैरासाइट इज़ कैरीड बाय। बट अगर आपको क्वेश्चन आता तो वेक्टर फॉर मलेरियल पैरासाइटिस तो भी इसका आंसर फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो ही होता। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ इज़ मलेरिया स्प्रेड तो याद रखिएगा इट स्प्रेड ड्यू टू द बाइट ऑफ फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में मोडियम प्रेजेंट होता है और उसके थ्रू ये स्प्रेड होता है। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर याद रखिएगा फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। एंड ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपने अभी जॉट डाउन किए इनको भी इस क्वेश्चन के साथ रिवाइज करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीजनरेशन इज ऑब्जर्व्ड इन ए प्लेनेरिया, बी स्पायरोगायरा, सी ईस्ट एंड डी अमीबा। तो रीजनरेशन का फेनोमेना नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से किस ऑर्गेनिज्म में देखने के लिए मिलता है, दैट इज़ व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग। तो याद रखिए प्लेनेरिया इज़ द करेक्ट आंसर। प्लेनेरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें ट्रू रीजनरेशन देखने मिलता है एंड इट इज़ द क्लासिकल एंड बेस्ट एग्जाम्पल टू स्टडी द रीजनरेशन। रीजनरेशन हमारा वो फिनोमिना होता है जिसमें इफ़ एन ऑर्गेनिज्म लॉसेस इट्स सम पार्ट ऑफ द बॉडी, उसकी बॉडी का कोई पार्ट लॉस हो जाता है, सो आफ्टर दैट द ऑर्गेनिज्म केपेबल होता है उस पार्ट को रीजनरेट करने के लिए, वो पार्ट दोबारा से रीजनरेट हो जाता है। सो इस फिनोमिना को हम रीजनरेशन कहते हैं। इस डायग्राम से आपको रीजनरेशन और ईजिली समझ में आएगा। ये प्लेनेरिया का ही एक एग्जाम्पल है। सो रीजनरेशन इन द प्लेनेरिया इज़ द क्लासिकल एग्जाम्पल। तो याद रखिए ऑप्शन ए, व्हेनेवर क्वेश्चन रीजनरेशन के बारे में हो तो ब्लाइंडली याद रखिएगा दैट प्लेनेरिया इज़ गोइंग टू बी द आंसर अगर ऑप्शंस में वो है तो। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा प्लेनेरिया, ए प्लेनेरिया। Next question is both sound and light waves can be propagated through A vacuum, B air, C both A and B and D none of these। तो light waves और sound waves जो हैं वो both किस medium से propagate कर सकते हैं, this is the question what question is asking। ऑप्शन है A vacuum, B air, C both air and vacuum और फिर D none of these। तो ये याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर होगा B air because both sound and light wave can propagate only in air। वैक्यूम में साउंड वेव प्रोपोगेट नहीं कर सकते, लाइट वेव्स कैन प्रोपोगेट वेरी वेल। तो ये आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा सिंस इसमें क्वेश्चन में आपके दोनों के लिए पूछा गया है। अगर स्पेसिफिकली लाइट वेव्स के लिए होता तो ये इसका आंसर ऑप्शन सी हो सकता था बिकॉज लाइट वेव्स कैन प्रोपोगेट इन बोथ वैक्यूम एज वेल एज इन एयर बट साउंड वेव्स कैन नॉट प्रोपोगेट इन वैक्यूम। सो बी आपका करेक्ट आंसर होगा, साउंड वेव्स एंड लाइट वेव्स कैन प्रोपोगेट इन बी एयर। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन इज ईच लंग इज enclosed in the double membrane called as pleura। The membrane which covers the surface of each lung is A visceral pleura, B lung pleura, C peritoneal pleura और D parietal pleura। आपका लंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड। सो जो लंग होते हैं हमारे वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं, दैट दे आर कवर्ड बाय अ डबल मेम्ब्रेन और इस डबल मेम्ब्रेन को टुगेदर हम प्लूरा कहते हैं। सिंस ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है तो 2 टाइप्स के प्लूरा हमारे प्रेजेंट होते हैं, वन इज़ पैराइटल प्लूरा एंड अदर वन इज़ विसरल प्लूरा। तो ये देखिए अब जब मैंने आपको बताया दैट पैराइटल प्लूरा इज़ देयर एंड विसरल प्लूरा इज़ देयर, तो लंग प्लूरा और पेरिटोनियल प्लूरा आपके रॉन्ग आंसर्स हैं, ये यहीं पे आपके एलिमिनेट हो जाते हैं। सो इन 2 ऑप्शंस में से याद रखिएगा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, विसरल प्लूरा। विसरल प्लूरा आपसे पूछा है द मेम्ब्रेन विच कवर्स द सरफेस ऑफ ईच लंग, दैट इज़ द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द डबल मेम्ब्रेन।
सो इनर मेम्ब्रेन प्लूरा की पूछी गई है. सो दिस इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ए विसरल मेम्ब्रेन. विसरल मेम्ब्रेन आपकी लंग के सरफेस को कवर करती है, के एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर्स को कवर करती है. मीनवाइल जो पैराइटल प्लूरा होती है वो आउटर प्लूरा होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है एंड इज अटैच्ड टू द चेस्ट वॉल. तो याद रखिएगा विसरल प्लूरा इज़ द करेक्ट आंसर. तो इस क्वेश्चन के साथ हमारा आज का ये सेशन यहीं पे एंड होता है. आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे मैथ्स के क्वेश्चन के लिए डिमांड की है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलके मैथ्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. एंड क्लास 9th मैथ्स एज वेल एज क्लास 6th मैथ्स दोनों के लिए हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. मीनवाइल उनके सॉल्यूशंस भी देखेंगे. सो आने वाले सभी वीडियो से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें. इसके साथ ही अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिसमें आपको डिफ़िकल्टी आ रही है और उसके वीडियोस आप चाहते हैं, या कोई पर्टिकुलर ईयर है कि इस ईयर के क्वेश्चंस आप सॉल्व करना चाहते हैं, इस पर्टिकुलर ईयर का क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं. एंड इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो काइंडली लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में मेंशन करके मुझे बताएं. एंड स्टे कनेक्टेड विद द चैनल. थैंक यू.